अमेरिका का तल्खबाजी होने जा रहा है बेनकाब। किसकी तरफ है ट्रंप का झुकाव? हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है अपने बोलबाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनाया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान विद प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद, काबिल के हीरो, फ़ख्र पाकिस्तान, जिनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने बेपनाह तरक्की की और जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम सनाया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का हम आज आगाज़ करेंगे। आज डिफरेंट करंट इशूज़ पे जनरल साहब से डिस्कशन करेंगे, जानेंगे उनकी राय, उनका तबसरा। जनरल साहब, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि ट्रंप ने कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के मसले पे एक नई पॉलिसी बना ली है, लेकिन ये पॉलिसी हमें बिल्कुल जॉर्ज बुश के दौर की पॉलिसी की फोटोकॉपी लगती है। आपको क्या लगता है कि जब ये पॉलिसी जॉर्ज बुश और ओबामा के दौर में नहीं कामयाब हो सकी तो अब कैसे कामयाब होगी? जी हाँ सनाया, आई थिंक ये आजकल का सबसे मशहूर टॉपिक, अहम टॉपिक यही है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की तकरीर और उनका स्टांस जो हमारी रीजन में, साउथ एशिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये बहुत अहमियत है इसकी। अब इस पे मुझे अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं कोई 10-12 मिनट बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसमें इस वक्त जज्बातियात की से ज़्यादा एक सही समझदारी से, संजीदगी से एनालिसिस और उसके मुताबिक रिस्पॉन्सेस, इसकी ज़रूरत है। जज्बातियात जो है और इंडिविजुअल ब्रावाडो जिसे मैं कहता हूँ, इंडिविजुअल बड़कियाँ, दलेरियाँ, वो तो हमारे में भी बहुत है। मैं भी हमने तो गोलियों और गोलों के सामने दलेरी दिखाई हुई है। तो ये जो लोग दलेरी ऐसे दिखाते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर, उनको चाहिए ज़रा थोड़ी सी संजीदगी से सोचें और फिर बात करें। अब लिहाजा ये इंडिविजुअल ब्रावाडो छोड़ें। पहली चीज़ तो अब इसकी मैं एनालिसिस में करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के व्यूज़, उनके कंक्लूजन्स पे जो वो पहुँचे हैं वो गलत हैं। वो पाकिस्तान के हक़ में तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो वैसे भी ज़मीनी सिचुएशन की, एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं है। ये मेरा भी यही ख्याल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ने क्या करना है और कैसे देखना है इसे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी टिल्ट जो इंडिया की तरफ दिखा रहे हैं, वो अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट जो इंडिया के फेवर में है, वो पाकिस्तान के एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये नहीं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये फिर ओवरऑल सिचुएशन के मुताबिक, ओवरऑल सिचुएशन के हक़ में ये नहीं होगा। और हमें उन्हें ये भी समझना चाहिए कि इंडियन मैकिनेशंस जो हिंदुस्तान के अज़ाइम हैं उधर अफ़गानिस्तान में, जो 47 ऑनवर्ड्स रहे हैं और अब हैं, वो क्या हैं, उनको समझना चाहिए। मैं क्लियरली समझता हूँ कि हिंदुस्तान वहाँ एंटी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान क्रिएट हमेशा 47 से करता आ रहा है, अब भी वही है, और अब वो एंटी पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स बनाना चाहता है वहाँ। तो ये तो उनके हैं अज़ाइम। अब इसको हमें समझना चाहिए और अच्छी एनालिसिस के बाद अपने स्ट्रेटिजिक, ये यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट उनके होंगे हिंदुस्तान में चीन के ख़िलाफ़, लेकिन उसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ना करें। ये बहुत गलत पॉलिसी आपकी होगी। अब आते हैं, मेरी नज़र में मैं जसारत करूँगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक, मेरी तरफ से मैं अपना व्यूज़ उन्हें देना चाहूँगा, जिस तरीके से फ्रैंक तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, ब्लंट तरीके से वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही अगर वो तारीख़ी पस मंज़र में पूरी सिचुएशन को देख लें ज़रा ब्रीफ तरीके से,
اور ज़मीनी हक़ाइक़ को भी और अपनी गलतियों को भी, अमेरिका की गलतियों को भी तस्लीम कर लें उतनी फ्रैंकली, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर को और प्रेजेंट हालात को वो बेहतर देख सकेंगे। मैं इसको थोड़ी सी एज़ ब्रीफ एज़ पॉसिबल मैं बोलना चाहूँगा। पाकिस्तान हिस्टोरिकली 47 ऑनवर्ड्स वेस्टर्न कैंप में था, अमेरिका के साथ थे हम 65 तक। 1965 की जंग में हिंदुस्तान से हमारी जो जंग हुई, उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, पाकिस्तान, सैंक्शंस लगा दी, मिलिट्री सैंक्शंस लगा दी, और उन्होंने अपने दोस्त को ईस्ट की तरफ खुद धकेला, यानी हम फिर चाइना की तरफ देखने लगे मिलिटरीली। तो इनकी अपनी गलती थी कि पाकिस्तान यूएस के ऑपोजिट अमेरिका, चीन की तरफ देखने लगा। इसको तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात, 79 आया, रूस ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया। अब इंटरेस्ट इनके रूस को कंटेन करना, कम्युनिज़म को, और हमारा भी इंटरेस्ट था कि हम रूस को वहाँ से निकालें, क्योंकि हमें दोनों साइड से थ्रेट पाकिस्तान को हो गया, ईस्ट से हिंदुस्तान, वेस्ट से रूसो अफ़गान फोर्सेस। तो फिर हमारी दोस्ती बढ़ गई, दोस्ती फिर हो गई। 10 साल हमारी दोस्ती रही, और इस दोस्ती में जो जंग हुई, रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानों ने जो जंग की और हमने जो उन्हें सपोर्ट किया, उसमें जो मुजाहिदीन आए 20, 25, 30 हज़ार पूरी दुनिया से, जिहाद जो उधर लॉन्च किया गया, तालिबान को जो आर्म किया जाया गया, ट्रेन करके भेजा गया, ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी से हुआ है, अमेरिका की मर्ज़ी से हुआ है। इसको भी आप तस्लीम कर लें। रिलीजियस मिलिटेंसी को पाकिस्तान ने नहीं की, ये आपने करवाई वहाँ, इसको भी तस्लीम करें। लेकिन हमारे भी हक़ में थी, तो हमने भी सपोर्ट किया रूस को डिफीट करने के लिए। लेकिन इसको तस्लीम करना चाहिए कि पूरी रिलीजियस मिलिटेंसी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है। 10 साल ये जंग में हम लड़े हैं साथ, और हमने कामयाबी हासिल की, फतेह हासिल की, रूस को डिफीट किया। इसके बारे में हमें खुश होना चाहिए। उसके बाद आपने दूसरी हमारे साथ ज़्यादती की, आपने फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए 89-90 में। प्रेस्लर अमेंडमेंट, इमीडिएटली रूस डिफीट हुआ, सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो गया। इतनी बड़ी दुनिया की कामयाबी हुई है कि कोल्ड वॉर ही ख़त्म हो गई, और पाकिस्तान की उसमें कंट्रीब्यूशन हमने जितवाया है, वो हमारा हिस्सा था उसमें, क्योंकि हमने रूस को डिफीट करवाया उधर अफ़गानिस्तान में। लेकिन हमें क्या मिला? हमें सैंक्शन मिली, प्रेस्लर अमेंडमेंट, तमाम सैंक्शंस। तो हम और ईस्ट की तरफ धकेले गए, और आगे वाले 10 साल में 90s का जो है डेकेड ऑफ 90s है, उसमें पूरी अफ़गानिस्तान में एक खाने जंगी हुई। सारे ट्राइब्स, एथनिक ग्रुप्स आपस में, कोई 10-12 पख्तून, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, सब आपस में लड़ रहे थे। तबाही कर दी अफ़गानिस्तान को। ये आप लोग क्योंकि छोड़ छाड़ के चले गए वहाँ से। 89 में प्रेस्लर अमेंडमेंट हमारे ऊपर लगाई और ख़ुद छोड़ के चले गए उस एरिया को, हाई एंड ड्राई, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और उसमें अलकायदा बन गया, उसमें फिर तालिबान उभरे 96 में, मुल्ला उमर आए 96 में, सारे तालिबान मुल्ला उमर के नीचे आ गए, और 4,40,00,000 रेफ्यूजी पाकिस्तान में आ गए। ये आपने करवाया हमारे साथ, आपने हमारे साथ जुल्म किया, क्योंकि 90s में आप छोड़ के चले गए। अच्छे वक्त में हम साथ, बुरे वक्त में हम ख़राब। अब आपने हमारे लिए ये कर दिया। तो ये सारा, अब इस माहौल में जब वैक्यूम हुआ अफ़गानिस्तान में, टोटल वैक्यूम, उसमें सारी प्लानिंग 9/11 की हुई। वही जो मुजाहिदीन आए थे 80s में, वही तो बने अलकायदा और मुजाहिदीन, जो अब वो अमेरिका के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग 9/11 की सारी, बहुत खूबसूरत माहौल में, क्योंकि वहाँ तो वैक्यूम था, और 9/11 की प्लानिंग हुई। यही लोग जिनको पकड़ा था बाद में 9/11 के सिलसिले में, मास्टरमाइंड, ये सब उधर बैठे हुए प्लानिंग कर रहे थे।
अब वो आए, 9/11 हो गया, आपकी अपनी गलती, आप छोड़ छाड़ के चले गए, आपने कोई रिहैबिलिटेशन नहीं की उन मुजाहिदीन को जो हम लाए, आप लाए, तो आपकी गलती। अब 9/11 हो गया, उसके बाद वहाँ ऑफेंसिव हुआ, उसके बारे में मैं नाउ अब उधर एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो आपने किया, दोबारा इसको भी आप रिकग्नाइज करें। आपने क्या ब्लंडर किया? आपने डिफीट कर दिया मिलिटरीली, तालिबान हार गए, उनको शिकस्त हुई। शिकस्त के बाद उधर चाहिए था कि उस मिलिट्री विक्ट्री को पॉलिटिकल विक्ट्री में तब्दील किया जाए, यानी मिलिट्री विक्ट्री तो हो गई, अब वहाँ पॉलिटिकल रिजॉल्व करें, वहाँ एक हुकूमत लाएं अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान को चला सके। उसका मतलब ये था कि काबुल में हुकूमत हो जो एथनिकली बैलेंस्ड हो। जब एथनिकली बैलेंस्ड हुकूमत होगी तो वो पख्तूनों की हुकूमत होगी, क्योंकि मोर देन 50% पख्तून है अफ़गानिस्तान में, और हिस्टोरिकली सेंचुरी से पख्तूनी उधर गवर्न करते रहे, और किसी ने नहीं गवर्न किया अफ़गानिस्तान को। आपने वहाँ पंशीरियों की हुकूमत लगा दी, 8% हैं वो, अब तक वही चल रहे हैं। अफ़गान नेशनल आर्मी जो पहले 70,000 जब रेज़ हुई थी अफ़गान नेशनल आर्मी, वो तमाम पंशीरी और ताजिक से, एक भी पठान नहीं, पख्तून नहीं। अब जो है उनकी 3 लाख या 3.25 लाख फौज अफ़गान नेशनल आर्मी, मुझे बताया गया है 10% पख्तून है। ये आपकी गलतियां हैं, आपकी गलती है ये ब्लंडर जो आप मिलिट्री विक्ट्री को पॉलिटिकल विक्ट्री में नहीं कन्वर्ट कर सके। अब 15 साल गुजर गए 2001 से, 16 साल, और सिचुएशन वही है, कामयाबी नहीं हुई है, और हम फिर वही उसके ऊपर लड़ झगड़ रहे हैं, और हम अपनी एक हिकमत अमली बनाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। अब इन 15 साल में क्या कुछ हुआ है ये देखें ज़रा, और मैं फिर वही कहूँगा, आपकी गलतियाँ, पाकिस्तान की नहीं, आपकी गलतियाँ, यूएस की गलतियाँ। यहाँ 1.5-2 साल वैक्यूम था अफ़गानिस्तान में कि आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन लगा दें, उधर सही हुकूमत लगा दें, आपने नहीं कर सके, तो ये तालिबान दोबारा रिसर्जेंस ऑफ तालिबान दोबारा उभरने लगे, उभरे ये। दूसरा, जब ये ऊपर आए तो पाकिस्तान, इनकी जितनी स्ट्रेंथ हुई और जितना ये अफ़गानिस्तान में जाकर ये अब आप वहाँ लड़ने लगे आपके फोर्सेस से, उतना ही पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट हुआ। और TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये यहाँ पाकिस्तान में शुरू हो गया। ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आप उधर फेल हुए थे वहाँ, तो वहाँ हम इनसे लड़ने लगे, हमने इनसे निमटने लगे। बैतुल्ला मसूद नीचे, ये मेरे ज़माने में, उनसे निमटे हम। फिर फजलुल्लाह आ गया उधर स्वात में, नॉर्थ में, उससे हम लड़े, उसको हमने डिफीट किया, दोनों को डिफीट किया हमने। हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, आप फेल हो रहे हो अफ़गानिस्तान में, तालिबान को आप दबा नहीं सके। लेकिन ब्लेम हमारे पे, ब्लेम पाकिस्तान। उसके बाद नाउ जो मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मेरे ज़माने का, उसमें सिलसिला ठीक चल रहा था, आपके साथ भी ठीक चल रहा था। और एक और बात, बहुत बड़ी बात थी, जबकि मैंने, हाँ, ये 15 साल में मैं ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ DTP नहीं, कश्मीरी मुजाहिदीन भी है। कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल 1990 से शुरू हो गई, जहाँ जब वो कश्मीर में जो हिंदुस्तान की फ़ौज ने उधर सिविलियंस को मारा, उनको सप्रेस किया, वो भागकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में बहुत से मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, वो अलग से, और उनका फिर नेक्सस तालिबान का के साथ भी हुआ, उनका नेक्सस तालिबान के साथ हुआ। और ये जो TTP जिसका मैं कह रहा हूँ, उनका भी अफ़गान तालिबान के साथ नेक्सस। ये सारे इन 15 साल में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2008 के बाद बदकिस्मती हमारी, ताल्लुकात ठीक नहीं चले, चीज़ें बुरी होती रहीं, और तालिबान रिसर्जेंस, तालिबान और ज़्यादा होते रहे, और ये सिलसिला बिगड़ता रहा। अब सूरत हाल तो ये तो है जो हुआ हिस्टोरिकली, जो मैं बताना चाह रहा था।
प्लीज़ मेरी दोबारा गुजारिश है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि इन हक़ाइक़ को एक्सेप्ट करें। यहाँ ये हक़ाइक़ है, ये पाकिस्तान के बनाए हुए नहीं हैं, ये आप लोगों के बनाए हुए हैं। आपकी वजह से ये ताल्लुकात बिगड़े हैं, आपकी वजह से यहाँ ये मिलिटेंसी हुई है। लेकिन अब इन बातों को तस्लीम कर लेना चाहिए फ्रैंकली। जिस तरीके फ्रैंकली आप बोलते हैं और बात करते हैं और हक़ाइक़ बयान करते हैं, इसको भी आप अगर तस्लीम कर लें वैसे ही, तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस बेहतरी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। और इस वक्त मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि यमन में भी हमने, जब यमन में सऊदी अरब के साथ डील वील हो रही थी, सऊदी अरब यूएई, ये सऊदी अरब और यूएई दोनों हमसे नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? हमने वो यमन के इशू को आकर असेंबली में डिबेटिंग शुरू की और ज़्यादा जज्बात की। हर आदमी अपना टार्जन बना हुआ है, दलेर बना हुआ है और बड़कियाँ मार रहे हैं। तो ये चीज़ों का टाइम नहीं है। ये बाज़ वक्त मैं ये समझता हूँ विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन पॉलिटिकल साइड पे आप इसको डिबेट शुरू करें। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, एग्जीक्यूटिव डिसीजन चाहिए होते हैं बहुत मसलों में, डिप्लोमेटिक मसलों में जो सेंसिटिव मसले हैं उधर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही उसको एक, जबकि यमन के इशू पे सऊदी अरब और यूएई के साथ एक डिप्लोमेसी चाहिए थी, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन चाहिए थे, हमने उसको पॉलिटिसाइज करके असेंबलीज़ में डिबेट करके चीज़ को ख़राब किया। अब भी ये सिचुएशन है अमेरिका के साथ। अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, देयर इज़ नो डाउट, एक सुपर पावर है, देयर इज़ नो डाउट, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो क्वाइट क्लियरली उनसे डिस्कशन की ज़रूरत है और डिस्कशन में उनसे पूछना है कि उनके शिकायत क्या है। क्वाइट क्लियरली उनके शिकायत हक्कानी ग्रुप, वो कहते रहते हैं, अब डिटेल में मुझे नहीं मालूम, हम कहते हैं वो नहीं है, वो कहते हैं वहाँ है पाकिस्तान में, हम उसे हार्बर कर रहे हैं। तो इसको हल करें जी, यहाँ भी है। और ईमानदारी से बात करके, हर उनको चीज़ें पता होती हैं, कोई छुपाने वगैरह से बात नहीं बनेगी, ईमानदारी से बात करें और उसका सलूशन ढूंढें। फिर वो अफरीदी वाला केस है एक, वो जो उसामा बिन लादेन वाला केस, उस पे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो भी डिबेट करें, ज़रा डिस्कशन कर लें उनके साथ। अब नाउ इसमें हमें उन्हें क्लियरली बताना है कि हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बिल्कुल क्लियरली हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कुछ हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात इंडिया फैक्टर। दूसरी बात कि हमारे टेररिस्ट उधर बैठे हुए हैं, फजलुल्लाह ब्राहमदाग जो अफ़गानिस्तान में कर रहा है, फजलुल्लाह जो पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता है, ये वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर हक्कानी है या उनके टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं, उनके टेररिस्ट हम भी कहें टेररिस्ट हैं, तो हमारे टेररिस्ट को भी आप कहें वो टेररिस्ट हैं, और हमें चाहिए वो इधर हमें सरेंडर करवाएं। तो ये हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं। तो ये ज़रा बैठ के आराम से बात करने की ज़रूरत है। फिर हिंदुस्तान फैक्टर जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इग्नोर नहीं हो सकता। पाकिस्तान को वो अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में ट्रबल कर रहे हैं, और वो अफ़गानिस्तान में उन्होंने इतनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दिए हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है कि वो उन्होंने अफ़गानिस्तान को एंटी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बना दिया। हिंदुस्तान का कोई वहाँ रिलेशनशिप नहीं है, तो आप उनको जो इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान उस पे मान ही नहीं सकता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान तो रिएक्ट करेगा उसके ख़िलाफ़। तो ये बातें उनको क्लियरली बताएं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे ख़िलाफ़ जो हैं उनका हल ढूंढें। और ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शंस, फॉरेन मिनिस्टर साहब गए हुए हैं अमेरिका, संजीदगी से बात करें, सोच समझ के बात करें, मोर देन पॉलिटिसाइजिंग इट। और ब्रावाडो, इंडिविजुअल दलेरियाँ दिखाएं बोलने से, टीवी पे आकर बहुत अच्छा फील करता है आदमी कि मैं बहुत तगड़ा आदमी हूँ। लेकिन मुल्क जहाँ आ जाए, जहाँ मुल्क का सवाल हो,
तो वो इंडिविजुअल बहादुरी दलेरी जो है ना उसको ज़रा साइड पे रखना पड़ता है मुल्क के खातिर। तो ये मैंने कहना था, और दिस इज़ व्हाट आई थिंक। इस वक्त टाइम है संजीदगी का, और आराम से बात करके उनके इश्यूज़ को समझें और उनका हल निकालें। अपने इश्यूज़ को उन्हें बताएं, उसका हल एक्सपेक्ट करें उनसे। ये इस चीज़ का टाइम है। ये अगर हम करेंगे तो सही तरीके से आगे करेंगे, और अपनी रिलेशंस हमारी अमेरिका के साथ भी ठीक होनी चाहिए, चीन के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, रूस के साथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तीनों हो सकती हैं। अमेरिका की इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम पूरे इस अरसे तक, अब तक 60-70 साल में हमारी लीनिंग, हमारी सोशियो इकोनॉमिक लीनिंग, हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन, सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल को इकोनॉमिक असिस्टेंस ज़्यादा उधर से आती रही है। उसको एकदम से कट करके छलांग मार के दूसरी तरफ होना पाकिस्तान के हक़ में इतना नहीं होगा। तो इसको सोचें और समझें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल जॉन साहब, आपने बहुत ठीक कहा कि हमारा रिएक्शन बहुत जज्बाती नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन पे आना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी हिस्ट्री से हमें आगाह किया और नाजरीन को भी आगाह किया। जनरल साहब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं नाजरीन, आपसे कुछ करंट इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। नाअहल नवाज के कौन से राज हुए आया? सिंध की सियासत क्यों होने जा रही है तब्दील? कातिल एजेंट की रिहाई थी किसकी मंशा? आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम, सबसे पहले पाकिस्तान विद प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम, सबसे पहले पाकिस्तान विद प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहेंगे। जी जनरल साहब, आप कुछ कश्मीर के हवाले से ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैंने जो बताया है अमेरिका के बारे में और हमारे क्या रवैया होना चाहिए और उनका क्या होना चाहिए इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उसके बारे में मैं सिर्फ 2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। जी सर। एक तो अमेरिका ज़ाहिर है एक सुपर पावर है। अब अगर उनको ये चाहते हैं कि मसले बेहतरी की तरफ मूव करें, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी तनाज़े जो हैं उसकी तरफ भी उन्हें तवज्जो देना चाहिए। कश्मीर डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन की तरफ उनको पूरा फोकस करके वो करवाएं, अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करें, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़े ख़त्म होंगे तो ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है ये भी बेहतरी की तरफ जाएगा। एक तो ये पॉइंट ये भी उन्हें समझना चाहिए पैनल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं कह रहा था कि नेक्सस वहाँ तालिबान रिसर्जेंस है, अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं तो पाकिस्तानी तालिबान भी हैं, फिर कश्मीरी मुजाहिदीन भी हैं, टीटीपी भी हैं, इनके साथ सब नेक्सस उधर अफ़गान के तालिबान के साथ है। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, लश्कर तैयबा जिसको इन्होंने बैन किया गया है, जो यूनाइटेड नेशन से बैन किए हुए में है, वो इसमें नहीं शामिल हैं, तो उनको बैन किया हुआ है। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको बैन क्यों हुए? हिंदुस्तान ने करवाया है, हिंदुस्तान ने उन्हें बैन करवाया। क्यों हिंदुस्तान बैन करवाता है उन्हें? क्योंकि वो कश्मीर में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और कश्मीर में हम उसको फ्रीडम स्ट्रगल समझ रहे हैं, मुजाहिदीन एक्टिविटी, वो उनको टेररिस्ट कहते हैं। दुनिया में उनको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया, वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ होनी चाहिए लश्कर तैयबा किधर है, और हिंदुस्तान की अज़ाइम जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनकी पूरी समझ, इन डेप्थ समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जनरल साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल कमर बाजवा, उनका कहना है कि हमें अमेरिका से इमदाद नहीं एतमाद चाहिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें किस किस्म का एतमाद चाहिए अमेरिका से? मतलब यही एतमाद कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम उनके ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब एतमाद मेरी नज़र में जब ही होगा बेहतर होगा अगर हम उनके साथ बैठकर उनके जो इश्यूज़ हैं उनको उनके साथ मिलकर ज़रा डिबेट करें कि क्या वो गलत है वो इशूज़, या अगर सही है तो हम उनका हल ढूंढें।
تو یہ تو میں اتنا زیادہ بھی کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کیا ان کی نیگوسیشن یا ان کی ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں، تو میں اتنی ایکوریٹلی کامنٹ نہیں کر سکوں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان پہ ڈسکشن اور ان کو حل کی طرف دکھایا جائے، لے کر جایا جائے، تو پھر اعتماد بہتر ہوگا۔ جی بالکل۔ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ کیا امریکہ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ بلیک میل انہوں نے کیا کرنا، دیکھیں امریکہ تو دباؤ ڈالتا ہے، دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ کراس بارڈر شاید ایکشنز، مطلب میں آئی پریزیوم کہ ڈرون اٹیکس، ڈرون سے زیادہ شاید ان کی ایئر اور ہیلی کاپٹر گن شپ ہی آ جائیں، اس سے اور زیادہ اگر ان کے کمانڈوز وہ آ کر پاکستان کے فاٹا میں کہیں ایکشن کر کے چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوئیں ہونی نہیں چاہیے خدا نہ خواستہ، لیکن اگر ہوئیں، ہمیں ایز اے ملٹری مین میں تو ہر چیز کو وار گیم کرتا ہوں، اگر وہ ہوئیں تو ہم کیا کریں گے، ہمارا رسپانس کیا ہوگا، کیا ہم ان کے ایکشنز کو روک سکیں گے، اور جب ہم روکیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے۔ تو اس کو ڈیبیٹ کر کے ذرا اینڈ تک لے جانا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ کیسے یہ چیزیں امپورٹنٹ۔ دوسری چیز سوشیو اکنامک، ظاہر ہے ہر کوئی سینکشنز لگ گئیں وغیرہ، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے رسپانسز کیا ہوں گے، کیا پاکستان اس پریشر کو سہ سکے گا۔ ان چیزوں کے بعد سنجیدگی سے، آرام سے، یہ ایگزیکٹو چیزیں ہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت بیٹھ کے سوچ سمجھ کے کرے، نہ کہ اوپن ڈیبیٹ شروع کرے جہاں وہی بات آتی ہے۔ اوپن ڈیبیٹ میں وہی ہوتا ہے، وہ جو کھڑا ہوتا ہے بول رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ٹارزن دکھانا چاہ رہا ہے، میں بڑا دلیر آدمی ہوں، جبکہ وہ بھائی تم بولنے سے کوئی دلیری نہیں ہوتی ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں دلیری میں۔ ملک کے ساتھ دلیری نہ دکھاؤ۔ جی بالکل۔ جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کو افغانستان میں جو یہ ایک مقام دے دیا گیا ہے، اس کی وجہ صرف بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی ملٹری الائنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں امریکہ اور بھارت؟ ہاں بالکل جا سکتے ہیں، امریکہ اور بھارت ملٹری الائنس کی طرف جا سکتے ہیں، شاید جا ہی رہے ہوں، معلوم نہیں ہے مجھے۔ تھوڑا سا یہ جو اسٹیٹمنٹ، اگر یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو ریڈنگ بٹوین دا لائنس کریں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی فوجی الائنس کی طرف افغانستان میں شاید جا رہے ہوں، ہندوستان کی فوج شاید وہاں آ جائے۔ اب اس کی آپ الگ سے ریپرکشن دیکھیں، پاکستان کے ساتھ کیا ہے، ہمارا کیا رسپانس ہوگا، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، بہت کرٹیکلی سینسٹیو ہیں، یہ ان کا ہماری سالمیت، ہماری انٹیگریٹی سے تعلق ہے اس کا۔ تو اس لیے میں اتنا ایموشنلی بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ کہ ہم ایموشنلزم دکھائیں گے، ہم ایسے براواڈوں میں کریں گے تو کہیں ہم اپنے آپ کو اور زیادہ نقصان نہ پہنچائیں۔ جنرل صاحب چیئرمین سینٹ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کو اپنے فوجوں کا قبرستان بنانا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ جنرل صاحب آپ اس کو ایک بہت سخت بیان کہیں گے یا پھر آپ اسے ایک عام آدمی کا ری ایکشن کہیں گے؟ یہ کیا میں کہوں، یہ ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ اپنی فوجوں کا قبرستان بنانا چاہ رہا ہے۔ ہم تو یہ مطلب کیا، یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں ہم جنگ کریں، ہم امریکہ سے جنگ کریں، کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ اور امریکہ اور ہندوستان اور افغانستان کمبائن اگر ہو جائیں تو ہم ان سے جنگ کریں، مطلب ہم ان سے پنگا لے لیں، ہم ان کا قبرستان بنا دیں گے۔ ارے بھائی اب کیا میں اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں؟ اگر اتنی سمجھ ہے ان کو فوجوں کی ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز، اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے یہ ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے، وہی براواڈو، انڈیویجول براواڈو۔ عام آدمی جو ہے پاکستان کی سڑک پہ وہ بڑا خوش ہوگا، واہ جی واہ، او جی کیا بات کی ہے انہوں نے، او جی کوئی بات تھی کر دی، لے پاکستان کے بارے میں سوچ بھائی کیا بات، تو وہ تو ہر آدمی کر دے اٹھ کر ایسی بات۔ جی بالکل جنرل صاحب اسی کے ساتھ میں نیب کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ نیب نوٹس پہ نوٹس دے رہا ہے لیکن شریف خاندان پیش نہیں ہو رہا اور پیش ہونے سے انکار بھی کر دیا۔ تو جنرل صاحب یہ نیب جو ایک ادارہ ہے یہ تو آپ کے دور حکومت میں بنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نیب کے پاس اس وقت کوئی ایسا آپشن ہے کہ وہ اتنا لیوریج دے سکے ایک ملزم کو کہ وہ پیش بھی نہیں ہو رہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہ لیا جائے؟ آپ کے نظر میں کیا ری ایکشن آ سکتا ہے نیب کا؟
نیب کے پاس تو پاورز تو ہیں بہت. اب مجھے ایگزیکٹلی فرینکلی وہی میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن نیب کے پاس پاورز تو ہیں ڈیفینیٹلی. اگر ایک کو بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہا ہے, یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ تو کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے. ورس تو یہ جیل میں پھینک سکتا ہے کہ وہ اٹھا کر بندہ آ نہیں رہا. تو مجھے امید ہے وہ صحیح ایکشن لیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کی لیگل کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں بہت سیریس نواز شریف فیملی کے اگینسٹ. جی جنرل صاحب, شریف خاندان کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی پیناما ورڈکٹ کو, پیناما کے فیصلے کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. کیا کہنا چاہیں گے, جو ان کا ایکسپیکٹڈ ایک وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی, کیا وہ پوری ہو جائیں گی؟ نہیں, کیسے ہوں گے. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں. جے آئی ٹی سے انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کروا لی ہے. اب بار میں نہ مانوں کیا کیا جائے بھائی. اب وہ 1000 پوری قوم اگر کوئی فیصلہ دیتے پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. تو اس کے اگینسٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے اور اس کو قبول کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی قبول کریں گے. یہ شور شرابہ کرا کر پھر فائنلی قبول کریں گے. بہتر یہی تھا کہ پہلے کر لیتے, تاکہ یہ جتنی بھی ان کے خلاف الزامات ہیں جو اب پورے پاکستان کو پوری دنیا کو اب پتہ ہو گئی ہیں, وہ نہ ہوتی. وہ چھپی رہے, وہ راز جو ہے نا وہ چھپا رہتا, دبا رہتا. اب تو وہ سارا ہی کھل گیا ہے. اور جتنا زیادہ یہ اپوز کرتے ہیں, جتنا زیادہ اتنے ہی اور راز نکلتے چلے جائیں اور کھلتے چلے جا رہے ہیں. وہ باکس نمبر 10 بھی اب کھل جائے گا اور آگے اچھلے گی باتیں. تو میری نظر میں ٹائم ہے کہ چھوڑیں, ختم کریں, تاکہ یہ پاکستان بیچارہ جو ہے نا ہمارا ملک, اس کو گورننس کریں یار. گورن کریں, اس کو پٹری پہ چڑھائیں, اس کی اکانومی ٹھیک کریں, اس کی سہولتیں دیں. غریب آدمی مر رہا ہے بھوکا پیاسا. کیا اس کو کوئی نوکریاں ملیں, ملازمتیں ملیں, دنیا میں ہماری کوئی عزت بڑھے. کچھ کریں ہم آگے. ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی اور کام نہیں ہے. ہر پاکستانی ہر ڈرائنگ روم میں جائیں, وہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. نیب, جے آئی ٹی, سپریم کورٹ, پیناما لیگ, کیا کچھ کام کی باتیں کریں. جی جنرل صاحب, نواز شریف کا عوامی رابطہ مہم جاری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف؟ ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. عوام کی سپورٹ لے رہے ہیں. اب وہ عوام کے علاوہ وہ لائرز کے بھی, وکلا کے بھی انہوں نے کچھ سپورٹ لینے کی کوشش کر لی. میں نے آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایسے ہی ٹی وی پہ صبح بیٹھے ہوئے, تو ادھر اس ہال کے اندر وہ گو نواز گو والے لوگ کھڑے ہوئے, گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہیں. مطلب وہی ایک گند اور کیچڑ جو ہے اچھلی چلی جا رہی ہے, ایکسپینڈ ہوئی چلی جا رہی ہے. وہ وکلا وہ کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا وہاں ساری جتنی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ بینچز یہ جو ہیں بار ایسوسیشن ہیں, وہ تو سب ان کے خلاف ہیں. وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی. اب میرے خیال میں دوسری سائڈ والے وکلا کو لے آئیں گے آگے. کیا ہو رہا ہے, سب ایک دوسرے کو اپنی ذات کو بچانے کے لیے پاکستان کو کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. ذات سے ذرا بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچیں تو یہ روکیں, ختم کریں اس سلسلے کو. بالکل صحیح بات ہے. جنرل صاحب, ایوان اقبال میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے ایک بار پھر عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو جنرل صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب پیمرا کہاں ہے؟ پیمرا کیوں نہیں ان کی نشریات بین کر دیتا؟ ہاں, انہوں نے, میں تو سنا ہے بین کیا ہے. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ پاس کیا ہے کہ ان کے نشریات جو ہیں ان کی وہ بین ہونی چاہیے. اب پرابلم پاکستان میں ایک یہ بھی ہے نا کہ ججمنٹس تو آ جاتی ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشنز میں بھی پرابلم ہوتا ہے. امپلیمنٹ کروانے میں وہ الگ ہوتا ہے. تو ججمنٹ پاس ہوگی, اب وہ امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ امپلیمنٹ ظاہر ہے پولیس ہی کروائے گی, یا رینجرز کروائے گی, یا آرمی آ جائے گی. آرمی کو تو نہیں آنا چاہیے, دور ہی رکھیں. وہ پولیس یا رینجرز, تو وہ ان کے لوگ ہوتے ہیں پولیس میں. تو اب وہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی ہے, تو ایسے چل رہا ہے. جی سر, نائب وزیر اعظم کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ میں ایک بہتر پاکستان, جمہوریت اور عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. سر پلیز بتائیے گا یہ کون سا مقدمہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم؟ صحیح بات ہے, عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ نااہل ہو کر. کو مطلب ان کو پتہ نہیں, معلوم ہی ہوگا کہ لوگ تو ہنس رہے ہیں. ہر پاکستانی مذاق اڑا رہا ہے, ہنس رہا ہے, اور ان پہ ہر قسم کی مذاق اور
गंदे मजाक, हर किस्म की चीज़ चल रही है। पता नहीं इनको क्या, ये शायद हो सकता है, मुझे शक तो है कि इनको शायद वो दिखाई ही नहीं जाते हों। अगर फिर तो ये बिल्कुल ही ब्लाइंडली बैठे हुए हैं, इनको ये चीज़ें ही अगर नहीं पता पूरी दुनिया में क्या बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही हैं, टेलीविज़न के ऊपर लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो अफसोसनाक है। तो ये अवाम की अदालत में क्या ले जाना है इन्होंने, अवाम तो सब गो नवाज गो कह रहा है। जी बिल्कुल। जनरल साहब, इसी के साथ बताते चलो कि एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई है कि कुलसुम नवाज को कैंसर का मर्ज लाहक है। तो जनरल साहब, आपको क्या लगता है इससे क्या असर पड़ेगा इनके इलेक्शन कैंपेन पे, उसकी भागदौड़ कौन संभालेगा? हाँ, सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपथाइज़ करता हूँ और कुलसुम नवाज के साथ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट कि उनको ये थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, यही आदमी कह सकता है। उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट मुझे मालूम नहीं है वो किस डिग्री पे है, क्या उसकी नौइयत क्या है। अदरवाइज़ इलेक्शन में तो वो जा सकती हैं, अनलेस इतनी बुरी हालत है कि वो बोल ही ना सकें या उधर कुछ कर ना सकें, तो मुझे मालूम नहीं है। सीरियसनेस ऑफ द केस मुझे पता नहीं है। जी 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 जनरल साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम भी दुआ गो हैं और हम दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। जनरल साहब, इसी के साथ आपसे पीटीआई के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगी कि पीटीआई ने अब सिंध का रुख कर लिया है और हाल ही में जलसा भी किया है सकर में। आप क्या समझते हैं जनरल साहब, क्या पीटीआई सिंध में कामयाब हो जाएगी? नहीं, सिंध में इनकी कोई वो नहीं, सिंध और कराची में इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है और मेरे ख्याल में ये कोई कामयाब नहीं होंगे। जी जनरल साहब, इसी के साथ मैं रेमंड डेविस के हवाले से भी एक बात करना चाहूँगी कि रेमंड डेविस की रिहाई के मामले पर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहकीकात की पेशकश की है और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर पार्लियामेंट इजाज़त देगी तो तहकीकात को हम आगे भी बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? रेमंड डेविस के बारे में मेरा ये ख्याल है कि देखें, एक इशू ख़त्म है, बंद है, अच्छा बुरा, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं, इतनी कीचड़ उछली है, उसको दोबारा उछालो, मतलब और कमी है पाकिस्तान में मुसीबतों की, एक और केस खोलो जी, उसके ऊपर शुरू हो जाओ। और भाई बंद करो यार, उसको जो हुआ था हो गया, अच्छा बुरा जो हुआ था भाड़ में जाए, वो रेमंड डेविस और जो कुछ भी है छोड़ दो उसे यार। मैं तो नहीं समझता हूँ ये होना चाहिए। अब उन्होंने वज़ीर ख़ारजा साहब ने कह दिया उसे खोलेंगे, चलो जी उसको भी शुरू कर दो। नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, बस जो हुआ था हो गया, भूल जाएं। जी जनरल साहब, अब आपसे लाहौर हाई कोर्ट में जो हंगामा हुआ उसके हवाले से बात करना चाहूँगी कि वुकला ने लाहौर हाई कोर्ट में बहुत हंगामा आराई की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। ना किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई, ना किसी जिम्मेदार की गिरफ्तारी हुई, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वही मतलब देखें, अदालत तो जजमेंट्स पास कर सकती है, फैसले दे सकती है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी अलग होती है। इम्प्लीमेंटेशन पुलिस ने करवानी होती है। अब जब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म वीक हो या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म पॉलिटिसाइज्ड हो किसी एक तरफ, तो वहाँ फिर गड़बड़ें होती हैं। जो है सिचुएशन, पुलिस सारी इनकी अपनी है, इनके अपने लगाए हुए लोग हैं, तो लिहाजा ये वही करेंगे जो ऊपर से डिक्टेशन होती है। पॉलिटिकल मास्टर्स जो डिक्टेट करते हैं वही ये करते हैं, तो इसमें गड़बड़ें होती हैं। अब और क्या, अभी अगर अब रेंजर्स बीच में आ जाए तो पुलिस वर्सेस रेंजर्स सिलसिला है, तो ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जो ये लोग हैं जो ये करवाते हैं करते हैं, इन्हीं को चाहिए कि ज़रा पाकिस्तान का सोचें। जब भी मैं बार बार कहता हूँ भाई, अपने से ज़रा बालातर होकर, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर, अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन से अलग होकर, अपनी पर्सनल एम्बिशन से अलग होकर पाकिस्तान का सोचें। सबसे पहले पाकिस्तान, इस वक्त बुरी हालत है हमारी। ये जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है उसको एनालाइज़ करो, कहाँ जा रहे हैं हम, हिंदुस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ, उनके बड़े अज़ाइम क्या हैं, क्या वो हमें बैल्कनाइज़ करके तोड़ना चाह रहे हैं। भाई बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, कहीं वो फैले नहीं। जो बलूचिस्तान में हो रहा है क्या वो और फैल सकता है, कहीं और भी हो सकता है। इसके बारे में सोचें और काउंटर करें इन चीज़ों को, गवर्नेंस करें, मतलब हुकूमत चलाएं। पॉलिटिक्स बहुत हो गई है, हुकूमत चलाएं।
जी जनरल साहब, इसी के साथ मैं आपकी लंदन में होने वाली कोई तकरीब के हवाले से काफ़ी कयास आराइयाँ चल रही हैं, आप इसके बारे में हमें आगाह कीजिएगा कि इसकी हकीकत क्या है। नहीं, ये हकीकत कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं आया हूँ, जो मुझे कामरान शाहिद जो हैं दुनिया टीवी वाले, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ जिसमें 150-200 स्टूडेंट होंगे और इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के, और मैं एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मैं वो हॉल ले लिए हैं, मैंने लूँगा, उधर आप आएँ, उनसे आप क्वेश्चन एंड आंसर होगा। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे, मैंने मंजूर कर लिया। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, जब भी तुम तारीख़ बताते हो, जगह बताते हो, मैं आऊँगा वहाँ, क्योंकि मैंने सोचा ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ये यंगस्टर्स जो हैं इनके माइंड को इफ़ेक्ट किया जा सकता है। तो आई थॉट मैं जाऊँगा उधर, फ्रैंकली इनसे बात करूँगा। इंडिया के भी स्टूडेंट्स होंगे, बहुत अच्छी बात है, उनसे भी ज़रा फ्रैंकली आराम से बात की जाए। तो मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये यहाँ कोई, मुझे भी पता हुआ कि बड़े कोई वहाँ झगड़े पगड़े कोई अपोजिशन वाले, मैंने सुना है कि PMLN वाले भी एक्टिव, कि इसको गड़बड़ की जाए वहाँ। फिर कोई बलोच स्टूडेंट या बलोच यहाँ हैं 10-15, वही बरामदा बैठा हुआ करवा रहा है, जो पहले भी करवाता रहा है, नारेबाजी लगवाता रहा है इधर उधर दुनिया में। ये 10-15 लोग हैं हर जगह, ये खड़े होकर शोर मचाते हैं। ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये लोग, वो ये करना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल आराम से अलग से बैठा हुआ था, मैंने तो मंजूरी दे दी, मैं इनसे डरता वरता नहीं हूँ, तो मैं तो चला जाता उधर। वो उन्होंने खुद ही ने, शायद यूनिवर्सिटी ने हॉल शायद मना कर दिया इन्हें, या फिर इन्होंने कहा नहीं जी वो तो हॉल मना हो गया है, तो हम नई जगह देख रहे हैं। तो मैंने कहा नई जगह देख लो, बस ये हुआ मेरे लिहाज से, तो और कुछ नहीं हुआ। यही कामरान शाहिद ही प्रोग्राम बना रहा था, उसी ने फिर कैंसिल किया क्योंकि हॉल नहीं मिला उसे, ये बात हुई है। जी जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हकीकत से आगाह किया। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त है। नाजरीन, दीजिए अब हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ीद अहम इशूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच सानिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा। शो में बात करेंगे बदलते सियासी मंजरनामे पर। देखते रहिए बोल न्यूज। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम, सबसे पहले पाकिस्तान विद प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ।